कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। अनुभव में आप सबका स्वागत है। आज हम जिन शख्सियत को आपके सामने लाए हैं उनका नाम है श्री गोपाल स्वरूप सिन्हा। गोपाल जी पेशे से इंजीनियर, IIT रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक, विद्युत विभाग में मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त और भूतपूर्व एडवाइजर जल विद्युत। जी, ये हैं गोपाल सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। लेकिन खाली इंजीनियरिंग से ही काम नहीं चला इनका। पिछले लगभग 45 वर्षों से अधिक से शौकिया स्तर पर रंगमंच पर निरंतर सक्रिय रहे हैं। और इसमें इन्होंने क्या क्या किया, क्योंकि रंगमंच में तो बहुत सारी विधाएं हैं और हमें लगता है गोपाल जी खुद ही बताएंगे कि किस किस विधाओं से ये जुड़े हैं और शायद ही कोई ऐसी विधा हो जो रंगमंच में इनसे छूटी हो। ये तो वही बताएंगे। इन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते हैं, बहुत ट्रैवल किया है, एपिसोड्स बहुत सारे रिकॉर्ड किए हैं यूट्यूब पे और बहुत सारी वर्कशॉप्स की हैं। लोगों को इतना सिखाया है अपने जीवन में और स्पेशली स्टेज से कनेक्टेड जितनी चीज़ें हैं, चाहे एक्टिंग हो चाहे और चीज़ें हो, इतना सिखाया है लोगों को कि इनके स्टूडेंट्स, इनके जो शिष्य हैं वो आज तक भी कृतज्ञ हैं इनके कि इनसे इन्होंने इतना सीखा है। और सबसे ज़्यादा तो इनकी जो उपलब्धि है वो अभी हाल में इन्होंने कोविड के टाइम में अपने समय का इतना अच्छा उपयोग किया है, उसके बारे में भी गोपाल जी बताएंगे। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम शुरू करते हैं कि सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो ये है कि इंजीनियरिंग एक फुल टाइम जॉब है और डिमांडिंग है। आप जिस पोस्ट पे रहे, जिस डिपार्टमेंट में रहे, साथ साथ रंगमंच भी एक तरह का फुल टाइम हम कहें तो उसमें देना पड़ता है और पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि बस मैं 2 घंटे के लिए आया हूँ और मैं जा रहा हूँ। तो कैसे आपने इसमें तालमेल बैठाया और सामंजस्य बनाया? धन्यवाद रूपाली जी। देखिए, जहाँ तक थिएटर में आने की बात है और हमारे इंजीनियरिंग प्रोफेशन की बात है, रंगमंच का शौक या यूँ कहिए कि जो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें शौक मेरा बचपन से रहा जी। तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पर हम लोग के उस ज़माने में स्कूल में हाउसेज हुआ करते थे, डिफरेंट ग्रुप्स हुआ करते थे। तो उनके माध्यम से हमने बचपन में ही नाटकों में भाग लेना शुरू किया। लेकिन फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए तो पढ़ाई आगे आती गई और ये सब नाटक वगैरह छूटता गया। हाँ, मैं डिबेट वगैरह में जब भी मौका मिलता या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ होती पार्टिसिपेट करता था, लेकिन वो चीज़ें पढ़ाई के आगे धूमिल होती गई। फिर हम जब पहुँचे IIT रुड़की वहाँ पर इंजीनियरिंग करने के लिए, तो वहाँ का माहौल मैंने देखा, रैगिंग से ही एक कल्चरल चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो मुझे लगा कि अगर हम रैगिंग से अपने ऊपर उसका हमें ज़रा प्रेशर कम करना है तो जो हमारे अंदर एक बचपन से शौक है नाटकों का, हम अगर कुछ करें तो शायद ये जो सीनियर्स हैं हमारे, मुझ पे शायद कृपा दृष्टि हो जाएगी। तो मैं अपने मन में कुछ ना कुछ बना के, एपिसोड्स बना के, वो कहते थे क्या करोगे, गाना गाओ, ये करो वो करो।
तो मुझे गाना आता नहीं था, तो मैं कुछ डिफरेंट टाइप के अचानक उसी समय कुछ इनोवेशन करके उनके सामने एक्टिंग करके कुछ दिखाने की कोशिश करता था। अच्छा। कि जैसे उन्होंने कहा कि लखनऊ में बाजारों में ककड़ी की आवाजें लगती हैं बेचने वालों की, वो जो केपी सक्सेना ने कहानी भी लिखी है, उस जमाने में तो वो नहीं था, लेकिन इस तरह की कुछ चीजें कि हम लोग ट्रेन में सफर करते थे तो वो चाय वाले की आवाजें आती ना, वो चाय चाय, ये सब चीजें हम करते थे। तो उनको लगा कि उनको बड़ा मजा आता था, और जो रैगिंग के जो सीवियर चीजें होती उससे हम बच जाते थे। फिर तभी शुरुआत हुई, मुझे पता लगा कि हमारे वहाँ पर कॉलेज में इंजीनियरिंग में, उस समय वो यूनिवर्सिटी थी, आज बाद में IIT हुआ वो, तो उस समय हम लोगों के हॉबी के 25 मार्क्स होते थे कंपलसरी। तो हॉबी में चाहे वो प्ले हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूजिक हो, तो आई ऑप्टेड फॉर ड्रामा। और इसके पीछे भी कहानी ये है कि जब रैगिंग के बाद हमारा वेलकम हो रहा था, तो ये हुआ कि भाई लड़कों ने कहा अरे गोपाल सिन्हा जो लड़का है ये कुछ करता है, इसका तो प्रोग्राम होना ही होना है। तो वहां से हमने फिर 2-3 लड़कों से मिलकर एक स्किट तैयार करी, और वो सब मिला दिया कि चाय बेचने वाला और चूरण गरम और ककड़ी वाला, कि कैसे हम जा रहे थे, कैसे धोखा हुआ, झगड़ा हो गया, खोमचे वाले से रेसगाड़ी पे झगड़ा हो गया। वो फिर हमारा एक तारतम्य बन गया रंगमंच से जुड़ने का। और वहाँ पर हमारे कॉलेज कैंपस में हर साल, चाहे वो हॉस्टल हो या हमारा मेन कैंपस हो, वहाँ पर एनुअल फंक्शन होते थे, और हम लोग विधिवत नाटकों से जुड़ गए। उन प्रोग्राम में हम नाटक करते थे, चाहे वो हमारे कॉलेज के टीचर्स का लिखा हो। हम लोगों ने रमेश मेहता के नाटक बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। उस जमाने में वो नाटक भी हम लाए, और वहाँ से हमारा जो एक रास्ता था। और ये बता दें आपसे कि पढ़ाई में भी हम लोग को सतर्क रहना पड़ता था, तो ये ध्यान रखते थे। तो वो जो एक कमिटमेंट, मुझे लगता है शायद थिएटर ने सिखाया कि जो तुम काम करते हो तो तुम अपना कमिटमेंट पूरा रखो। तो पढ़ाई पर भी ध्यान और इन सब चीज़ों पर भी ध्यान। इन सब चीज़ों को लेके जब हम इंजीनियर बन के निकले, तो इत्तेफाक से हमारी लखनऊ में ही यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुआ करता था, वो पावर कॉर्पोरेशन हो गया है, यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी लग गई, लखनऊ में पोस्टिंग हो गई, सोने पे सुहागा। जब हजरतगंज घूमते थे हम लोग, शाम को शक्तिवन से निकले, तो पता लगा कि जो हमारे सीनियर थे, हमारे रुड़की के सीनियर्स थे, वो जो लखनऊ में पोस्टेड थे, वो सब यहाँ पर जो लोग शौकीन थे नाटकों के, ऑलरेडी यहाँ पर उस समय नाटक अपने शबाब पर था लखनऊ में, रंगमंच। ये सब 74-75 के बाद खूब नाटक होते थे। तो संस्थाएं थी, संकेत था, दर्पण था, मेघदूत तो खुलने की स्टेज पर था उस समय। तो ऐसे बहुत संस्थाएं थी, पुरानी संस्थाएं थी, राष्ट्रीय नाट्य परिषद था कुंवर कल्याण सिंह का, टॉ था उस समय। तो हमारे कुछ सीनियर संकेत में थे। बस रूपाली जी, यहाँ से हमारे रंगमंच से जुड़ने की शुरुआत हुई। सोने पे सुहागा ये रहा कि हमारी जो नौकरी थी इंजीनियरिंग की, वो हमारी पोस्टिंग थी डिजाइन में, मतलब 10 से 5 की नौकरी। तो फील्ड में होती तो शायद दिक्कत होती। तो हम फिर यहाँ पर संकेत नाट्य संस्था से जुड़े, और वहाँ पर तो बहुत के.बी. चंद्रा साहब नाट्य निर्देशक थे, लखनऊ का बहुत ही प्रतिष्ठित ग्रुप था, तो वहाँ पर नाटक हो रहे थे। हम नाटकों में शाम को अब हमारी जो है वो वहीं व्यतीत होने लगी। हुसैनगंज के पास एक बहुत ज़माने में जायसवाल जी थे, उनका भी एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो था। वहाँ पर हम लोग की रिहर्सल होती थी। तो ये सिलसिला जब चला, तो हम एक्टिंग नेचुरली, जैसा अभी आपने कहा ना एक्टिंग में, तो एक्टिंग करने लगे, जुड़ने लगे। लेकिन फिर जरा थोड़ा समय गुजरा, तो हम जब नौकरी में थोड़ा पुराने हुए, 2-3 साल हुए, 4 साल हुए, तो जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। और मेरा ये अपना रहा है कि चूंकि हम जो प्रोफेशन है हमारा, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर था पावर का, तो मैं उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहता था, जो भी मेरा काम है। और फिर भी और ये रंगमंच था, ये शौकिया है। ये तो मुझे था कि जो हमें करना है, शौकिया में जो मज़ा है, मुझे लगता है वो शायद प्रोफेशनल होने में नहीं होता। और उस समय दिमाग में भी नहीं था कि क्या शौकिया, क्या रंगमंच। ये जो खाली समय है वो हम रंगमंच करते हैं। लेकिन जब हमें शाम को रिहर्सल में जाते थे, अब नौकरी की ज़रूरत हो गई, तो नौकरी में क्या हुआ कि साहब आप मीटिंग शुरू हो गई, मैं सीनियर हुआ, तो जिसे आगे बढ़ते गए, तो समय हमको जो है वो बंदिश होने लगी कि अभी नौकरी में आज शाम को मीटिंग में जाना है 7 बजे, कभी मंत्री जी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, तो रिहर्सल में दिक्कत आने लगी। तो वो हमारा एक्टिंग में, तो आपको अगर 30 दिन रिहर्सल है तो 30 दिन हमें काम करना है, तो वो हमारा छूटने लगा। तो हमारे के.बी. चंद्रा साहब ने कहा, गोपाल तुम तो इंजीनियर हो, हालांकि स्टेज लाइट से वो मतलब तो नहीं है, लेकिन तुम इंजीनियर हो, तो मुझे लगता है कि तुम लाइट करो, लाइट में तुम आओ। और उसमें तुम्हारा सिर्फ जब नाटक
होने के 4-5 दिन रह जाएंगे तब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी तुम टेक्निकल हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारा एक परसेप्शन, तुम्हारा एक कंसेप्चुअलाइजेशन लाइट के बारे में अच्छा होगा, तुम जुड़ो। मैं रिलेक्टेंट था लेकिन जुड़ गया। जब जुड़ा और उस समय चंद्रा साहब दिल्ली से बुलाते थे तो धीरे धीरे मुझे उसमें आना लगा, और मुझे लगा कि हम जिस पे भी हाथ रखते हैं, मतलब जो भी हम काम करते हैं लाइट में, जो हमें दिया गया वो सराहना होती थी उसकी, तो मेरा उत्साह बढ़ता था। तो फिर चंद्रा साहब ने मुझको यही कहा कि गोपाल, एक्टिंग के लिए यू आर ऑलवेज ओपन, तुम करो, लेकिन चूंकि तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं नौकरी की, वो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे, तो कहते हम चाहते नहीं है कि तुम उसको भी कुछ करो, और वो तुम शायद अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे, यू गो इनटू लाइटिंग। वो मेरे गुरु तौर पर मेरे सामने आए, उनको बहुत अच्छा लाइट का ज्ञान था, उन्होंने मुझे लाओ। उसके बाद तो रूपाली जी, फिर तो मैं रंगमंच पे लाइट का ही होके रह गया। अच्छा। और बल्कि कई बार ऐसा होता था कि मेरा मन होता था एक्टिंग करने का, जो डायरेक्टर होते थे, मैंने किए बीच में एक्टिंग, दया प्रकाश सिन्हा जी का सादा आपका उस समय क्षेत्र में लिखा गया था, जी। बाद में उसमें आपने भी किया जब हमने उसको अभी 2 साल पहले डायरेक्ट किया था वो। तो वो छपा नहीं था उस समय, मैंने एक्टिंग करी, लेकिन होता यह था कि ज़्यादातर मेरा टाइम लाइट के लिए जाता था और मुझे खुशी होती थी। और डायरेक्टर तो कुछ ये कहते थे, गोपाल मैं तुमसे कराना चाहता हूँ लेकिन हमारी लाइट कौन करेगा, एंड दैट वाज ए कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। और ये सब जो चीज़ें थी मुझको एनकरेज करते रहे कि मैं थिएटर में अगर मैं लाइट कर पा रहा हूँ ठीक से तो मैं इसी में करता रहूं। लेकिन जहाँ तक हमें याद है कि ये लाइटिंग तक ही फिर नहीं रहा, आप इससे और आगे बढ़ गए, आप लेखन में और निर्देशन में भी आ गए। हाँ, मैं लेखन में, मैं थिएटर जब से जुड़ा हूँ, शौक था मुझको। मैं अपने IIT रुड़की में भी जो मैगजीन थी वहाँ का एडिटर था। अच्छा। तो मैंने नाटक तो नहीं लिखे, हाँ। अच्छा। लोगों को उसमें जैसे कोई दिक्कत आती कभी किसी आलेख में, उसमें मैंने जरूर मदद करी कि इसको कैसे हम उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन मैंने थिएटर पे जो हो रहा है हमारे सामने, उस पे लेख हमने जरूर थिएटर पे लिखना शुरू किए। तो हमारे पेपर्स में जो यहाँ न्यूज़पेपर्स छपते थे, हमारे मैगजीन्स में जो आपकी पत्रिकाएं आती हैं उसमें भी छपते रहे। तो धीरे धीरे फिर हम निर्देशन की तरफ तो मैं अभी आप थोड़ा देर से आऊँगा, मतलब अच्छा। देर से आया। वही जब आप करते रहते हैं तो आपको एक, अब मुझे एक्टिंग में मैं करता ही था, कभी कभी लाइट में मेरा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो जब आप लाइट करते हैं, आप एक्टर भी हैं, तो जब आप लाइट करते हैं तो आपका पूरा नज़रिया घूमता है कि क्या क्या अवयव होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। मुझे लगता था कि अब से डायरेक्टर कुछ बता रहा है, मुझे लगता था ये तो इसमें अगर ये करते तो ये हो सकता था एज ए लाइट डिजाइनर, लेकिन वो डायरेक्टर है। तो मेरे दिमाग में आया कि वन डे आई शुड ऑल्सो डायरेक्ट। जो मेरे दिमाग में चीज़ें आती हैं उनको मैं शेप देना शुरू करूँ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि मैं धीरे धीरे अपने प्रोफेशन में ऊपर बढ़ता जा रहा था, प्रमोशन होता जा रहा था, टाइम के लिए मेरे पास बहुत कमी थी। लेकिन मैंने ये जरूर सोचा कि मैं अपना जो मेरी जिम्मेदारी है ऑफिस की उसको मैं निभाऊं, जो मुझे टाइम मिले उसमें मैं अपना थिएटर में दूं। तो फिर मुझे लगता था कि वो लाइट वाला जो मामला है ना, कि आपको सिर्फ 4-5 दिन चाहिए और जिस दिन आपका शो है उस दिन आप छुट्टी ले लीजिए खाली। तो मेरा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, मेरा इन्वॉल्वमेंट लाइट डिज़ाइनिंग में हुआ। और चांस की बात है, मासवती कृपा रही आप सब लोगों का, इसने रहा कि वो शायद अच्छा काम होता गया तो लोग मुझे पकड़ते गए। और जो इवन की जो NSD के लोग लखनऊ आ रहे थे करने के लिए, वो भी मुझे कहते थे कि मैं इन्हीं से लाइट कराऊंगा। थपलियाल जी का तो मैं, जो भी उनके प्रोडक्शन दर्पण में होते थे, जबकि मैं दर्पण में नहीं था, लाइट मुझसे कराते रहे वो। चंद्रा साहब भी अपने हर प्ले में। फिर लखनऊ के जो हमारी अपनी संस्था के लोग थे, उस चक्कर में आगे बढ़ते बढ़ते फिर मुझे 2006 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी मिला रंगदीपन के लिए। तब मैंने सोचा दीपाली जी की ये सब तो ठीक है, लेकिन जो मैं पूरे मंच को देखता हूँ उसमें कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने अपने मित्रों की मदद से, एक उनसे राय मशवरा करके मैंने फिर निर्देशन भी किया। उसमें सबसे पहले मैंने कंजूस किया, सॉरी ये आपका ढोंग किया। अच्छा। कंजूस एक नाटक था, वहाँ पे एक हमारे रिटायर्ड IPS हैं इस समय, पांडे जी, तो वो शायर भी हैं बहुत, DC पांडे जी, वो कंजूस कर रहे थे। उनके साथ मैंने एक एज ए एक वो कह सकते हैं इंटर्न तौर पे मैं उनके साथ बैठा, मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने नाटक किए, पैसा बोलता है। उसके बाद फिर एक प्रेमचंद की कहानी के ऊपर बालक नाटक किया, उस पर नाट्य रूपांतरण थपलियाल जी ने किया। वो फिर मैंने उसके आगे फिर मैं बढ़ता चला गया। फिर सादार आपका सिन्हा साहब का मैंने किया। इसके बाद एक प्ले था ये काल कोठरी, उसको मैंने किया। वो सुदेश दीपक जी का बड़ा फेमस नाटक है।
इस तरह से मैंने किया। फिर अभी मैंने 2 साल पहले, कोरोना से जस्ट पहले, मैंने विवेकानंद जी के ऊपर एक नाटक था, वो मैंने डायरेक्ट किया। अच्छा। उसके 2-3 शो हुए, उसमें वो भी बहुत, वो म्यूजिकल प्ले था, तो उसमें लाइव संगीत दिया था। आपके दिवेश चतुर्वेदी जी हैं, बहुत अच्छे गायक, वो, और उसका पूरा ड्रामेटाइजेशन। से आपने कोरोना कहा तो एकदम से हमें ये ख्याल आया कि कोरोना काल में आपने अपने समय का कैसे सदुपयोग किया और क्या किया? देखिए, अभी मैंने आपको जिक्र किया था ना, आपने जिक्र किया था लेखक। वो जो लेखक भी कहीं ना कहीं मेरे दिल के कोने में ना कुलांचे मारता रहता था। मैं लिखता रहता था। तो मैंने सोचा कि अब मैं कोई कहानी लिखूं, कथा लिखूं। तो जो हमारा फील्ड है थिएटर का, जिसमें शौक है मेरा, जो मेरा शौकिया रंगमंच मेरा एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, मैंने उसमें कुछ करता हूं। तो करीब काफ़ी सालों पहले जब मैं दिमाग मेरा रहता था कि क्या क्या है हमारा रंगमंच, क्या हो रहा है, मुझे लगा कि रंगमंच के इतिहास के बारे में लोगों को नहीं मालूम है। तो मेरी बात शरद नागर जी से हुई। वो उस समय कुछ लखनऊ रंगमंच पर उन्होंने कुछ लिखा पढ़ा था। तो मैंने कहा इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने मुझे इसमें उन्होंने उत्साह बढ़ाया। फिर मैंने तब से 2003-04 में मैंने खोजना शुरू किया कि लखनऊ का रंगमंच जो आज है कब से शुरू हुआ होगा। नाटक तो बहुत पुराने हैं। लखनऊ में हम जो आज देख रहे हैं कि मंच होता है, प्रोसिनियम होता है, संस्थाएं होती हैं, मैंने उस पर काम करना शुरू किया। तो नेचुरली नौकरी पेशे में तो टाइम नहीं मिलता था। वो होते जब कोरोना आया, इस कोरोना के जस्ट पहले 2017 में मैंने जो कुछ भी मैंने मेहनत करी थी उसका मैंने रेडियो रेकनर निकाला था। अच्छा। जो कि लखनऊ में कब से शुरुआत हुई होगी, तो वाहिद अली शाह के समय से मुझे लगा, और लोग कहते भी हैं। तो वो मैंने उस किताब के बेस से मैंने कहा कि अब ये किताब तो पड़ी हुई है छप के, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, या वो लोगों को पढ़ने में दुविधा भी होती है। इस बीच में डिजिटल मीडिया इतना ज्यादा, सोशल मीडिया वो हो रहा था, मैंने कहा मैं अपनी आवाज के माध्यम से लोगों को बताऊं तो शायद लोग सुनेंगे। वो मैंने ऐसे ही लोगों को पहले एपिसोड में कहा कि मैं ऐसा सा मेरे पास संकलन है। अच्छा। मैं सोच रहा हूं मैं शेयर करूं आपके साथ, क्योंकि आप भी घरें बंद हैं, हम भी घरें बंद हैं, और मेरे ख्याल से ये मई का पहला सप्ताह था जब 2020 में कोरोना शुरू हुआ है। तो उस पर लोगों ने जो कमेंट किए, तो लोगों ने बड़ा मेरा उत्साह बढ़ाया कि वी विल वेट फॉर इट। कई थिएटर वालों ने मुझे फोन किया, यार तुम करो। फिर मैंने उसको एपिसोड वाइज जानकारी को राइट फ्रॉम 1850 वाहिद अली शाह में समय के हिसाब से बढ़ता रहा। और फिर मैं जब ये कर रहा था तो मुझे लगा कि इसमें हमारी जानकारी मेरे पास और अवेलेबल है जो उस किताब में नहीं है, रेडियो रेकनर में नहीं है। तो मैंने लोगों को, जो भी लखनऊ में हमारे पुराने थिएटर वाले थे, उनको मैंने फ़ोन करके उनको मैंने रिकॉर्ड किया। अच्छा। थपलियाल जी, डॉक्टर रस्तोगी, एक खोकन दा थे हमारे एज ग्रुप के हैं, राजा अवस्थी, आतमजीत सिंह, सबको मैं फ़ोन करके फ़ोन पे बात करता था, अपनी जो संकलन था उसको समृद्ध करता था और फिर उसको शेयर करता था। तो अल्टीमेटली लास्ट ईयर 31 एपिसोड में, वही मई में टोटल 31 एपिसोड में, वो हमारे मार्च 2021 तक की जो लखनऊ रंगमंच का सफर है वो पूरा उसमें यूट्यूब पे फेसबुक पे शेयर करता था। लेकिन ताकि वो एक हमेशा के लिए रहे तो मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ लोगों को कि मेरा एक चैनल है गोपाल ऑन स्टेज। अच्छा। उस पे जाएंगे तो ये पूरे 31 एपिसोड मिलेंगे। अच्छा। उसके अलावा मैंने कुछ कहानियों का नाट्य पाठ भी किया हुआ है। तो ये मेरा रंगमंच का सफर रहा है जो मैं कहता हूँ पूरा शौकिया है। और मुझे लगता है कि अगर मुझे अपने साथियों का, मित्रों का, आप ऐसे लोगों का सहयोग और मिलता रहेगा तो हम चलते रहेंगे जब तक जीवन है। बिल्कुल बिल्कुल चलते रहेंगे आप। और सबसे बड़ी बात है कि आप इतना बड़ा इंस्पिरेशन है हमारे जितने सीनियर सिटीजन्स हैं जो अपने शौक़ पूरा करना चाहते हैं इस उम्र में और समय का पूरा उपयोग करना चाहते हैं, उनके लिए आप बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। अनुभव की सुनने वाले इन कार्यक्रमों को आपसे गुजारिश है कि आप अपना ज़रूर कमेंट्स दें और बताएं कि आपको ये कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूँगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।